So there is a topic in maths which is determinant. डिटर्मिनेंट एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे सबसे छोटा डिटर्मिनेंट ये होता है, ऐसे ना ये करते हैं, दो लाइनें, 1 2 3 4, 4 नंबर होते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ एक नंबर है ए, यहाँ एक नंबर है बी, यहाँ पे एक नंबर है सी और यहाँ पे एक नंबर है डी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 5 8 7 11 एनीथिंग, ठीक। अब इसको सॉल्व जब भी ऐसे दिया हो, इसको कहते हैं 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो ये ए है इसको डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए डी, फिर माइनस लगा के ये जो ये दोनों है इनको मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? मतलब अगर ऐसे लिखा हो, लिखा हो 5 8 2 1, इसका आंसर आएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 2 8 जा 16, ठीक है ना। अब इस 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट के बाद अगला होता है 3 इंटू 3, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, ठीक है। जैसे ऐसे बनाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। 3 रोज 3 कॉलम। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है, देखिएगा। यहां पे जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप से सबसे पहले एक प्लस यहां लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर अगेन प्लस लिखते हैं। अब इसको इक्वल टू करके क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्लस और ए, और जब ए लिखेंगे ना तो ए के साथ वाला रो और ए के साथ वाला कॉलम ये छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा, ई एफ एच और आई बचेगा। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच। अच्छा, अब ये तो हो गया, तो अब मैं ये हटा दूं, ठीक है। फिर जब मैंने ये कर लिया तो फिर मैं अगले पे आता हूं, देखो प्लस के बाद माइनस, माइनस और बी, और जैसे ही मैंने बी लिखा वैसे मैं क्या करता हूं, बी वाले रो और बी वाले कॉलम को हटा देता हूं। तो डी एफ जी और आई, तो लिख सकते हैं क्या, डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी। इसके बाद क्या, क्या कह रहे हो, नहीं 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 नहीं, जो इसमें दिख रहा है वो करना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, माइनस के बाद प्लस सी, इसके बाद फिर सी वाले रो और कॉलम हटा देंगे तो डी एच माइनस जीई। हाँ, चाहे ई जी लिख दो चाहे जी लिख दो,
अब ये इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? मान लो एक वेक्टर है ए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर है बी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और हमसे कहा जाए कि ये करो, तो विच इज द फर्स्ट वेक्टर, ए, एंड द सेकंड वेक्टर इज बी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट। उसमें सबसे पहले लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद क्या करते हैं, ये ए है ना, तो ए का जो आई कैप के साथ लगा हुआ है ए एक्स, उसको आई कैप के नीचे लिख देते हैं। जो जे कैप के साथ लगा हुआ ए वाई, उसको जे के नीचे, और जो के कैप के साथ लगा है ए जेड, उसको के नीचे। बी देखो, आई कैप के साथ क्या है, बी एक्स, बी वाई, बी। अब यहाँ ऊपर प्लस माइनस प्लस, ये तो हमेशा लिखते हैं। अब इसको करो सॉल्व, देखो क्या आएगा, प्लस आई कैप ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, फिर माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, फिर प्लस के कैप ए एक्स बी वाई। हुआ क्लियर? ए वाई बी एक्स होगा, सही बात है। हाँ, हमेशा 3 into 3 बनाएंगे। ठीक है, ओके। जैसे एक सवाल कर लो। लो, करो जरा। ये 1 के कैप, ठीक है, ए क्रॉस बी। नहीं, बात है एमएसटी की ना। अपने अपने संडे तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आ गया सबका, भी यही आ रहा है क्या? कर लो एक बार ट्राई, नहीं तो यही सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं।
क्या माइनस? हाँ हाँ बिल्कुल लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते। हाँ लिखो, साइन तो लेना ही है जो होगा। जैसे सबसे पहले तो आई कैप, जे कैप और के कैप। अब यहाँ देखो, यहाँ 2, -3 और 4, फिर 5, 2 और 1, प्लस माइनस प्लस। आई कैप के साथ क्या आएगा देखिए, -3 इंटू 1 तो -3 हो गया, और -8, 2 इंटू 1 2, 5 4 जा 20। 4 -5 इंटू -3 -15, तो ये आ गया -11 आई कैप, और 2 और -20 -18, तो +18 जे कैप, +19 के कैप। आया समझ में कैसे यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, तो जैसा भी हो, अगर माइनस हो तो माइनस लगाना है, प्लस हो तो प्लस लगाना है। ठीक है, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब उल्टा लिख सकते हैं, मतलब नहीं, ऐसे ही करना है, दिस दिस माइनस दिस, यही करना है। ठीक है, लो एक और कर लो। 5 i कैप +k कैप क्रॉस 2 j कैप +3k। इसका आंसर क्या आएगा? करो। आपने बताया कि मेरी क्लास आपने, अरे यार मेरी 11th में लगा। आप मुझे बता तो देते। आपने कहा था ना आप मेरी हाँ क्लास कहा था, और मैं तो बताया क्यों नहीं आपने अरे मैंने मुझे? शेड्यूल भी किया था। बैठा ऐसे ही, मेरी क्लास कर रहा आई कैप, ये होगा ना। जीरो। सही है, क्लियर हुआ। तो दिस वाज अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, याद रखिएगा, आई जे
के आई जे के, इस तरीके से जैसे अपन लिखें। अब आई क्रॉस जे जो है ना, अगर आगे बढ़ते जाए तो आंसर पॉजिटिव आते जाते। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई होता है जे। ठीक है, अगर पीछे की तरफ जाते जाओ, जैसे आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आ जाएगा, और जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आ जाएगा। और इसके एक दो और प्रॉपर्टीज होती हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस। कुल वेरीफाई हो जाएगा। बोलो। अब ये तो हो गया अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। अब आते हैं इसके बाद अगले टॉपिक पर, जो है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन क्या होता है ये देखा तो हम सब लोगों ने कि रोटेशन क्या होता है ना। जैसे कि सपोज एक फैन है, फैन रोटेट करता है ना। एक दरवाजा है, दरवाजा ऐसे हिंज होता है, ये भी रोटेट कर सकता है। एक साइकिल का पहिया है, ये भी रोटेट कर सकता है। पर हर तरह के रोटेशन में एक खास चीज है कि जैसे ये पंखे का रोटेशन है, ये अपने इस हैंडल के अबाउट, हुक के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये जो दरवाजा है, ये इस जो किनारे वाली लाइन है उसके अबाउट रोटेट करेगा। ये जो पहिया है, ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो जब कभी भी रोटेशन होता है तो वो रोटेशन हमेशा किसी लाइन के अबाउट हो रहा होता है, लाइन के अबाउट। कभी कभी हमको लाइन नहीं दिखती, जैसे सिर्फ पॉइंट दिख पाता है, जैसे इस केस में पॉइंट दिख रहा है। कभी कभी पूरी लाइन दिख जाती है, ठीक है, लेकिन होती एक्चुअल में लाइन। तो यहां मैं लिख देता हूं कि एवरी रोटेशन occurs about a line. This line is called axis of rotation. हर रोटेशन एक लाइन के अबाउट होता है, उस लाइन को क्या कहते हैं?
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो लाइन है, कभी कभी ये लाइन फिक्स रहती है, जैसे फैन के केस में, डोर के केस में, लेकिन ये जो किसी साइकिल का पहिया है, इसमें ये पहिया तो घूम रहा है, पर जब साइकिल आगे जाती है तो साथ साथ ये सेंटर भी आगे जाने लगता है। तो there are different types of rotations. The axis of rotation is there. So either the axis can be at rest as in some cases, or the axis can also move in some other cases. So if the अर्थ की जो रोटेशन है उसमें अर्थ का जो एक्सिस है वो भी सन के चारों तरफ घूम रहा है, if the axis is at rest, then such a rotation is called pure rotation. And if the axis is moving, as in the case of earth or in the case of a vehicle, bicycle, cycle, then such a rotation is called impure rotation. अब कॉपी कर लो। बोलो। डोर तो चलेगा, पर जो जैसे दरवाजे और दीवार के पास जो लाइन होती है दोनों को टच कांटेक्ट में, क्या वो लाइन भी आगे पीछे जाती है? हिंज, हाँ हिंज सही बात, नहीं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं यार, अब दरवाजे के केस में तो एंड से पास कर रही। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्योर रोटेशन, then we will study about impure rotation. Pure rotation. So pure rotation basically only means that the axis of rotation remains at rest. जैसे कि बाइसिकल के केस में भी ऐसा हो सकता है। अगर मान लो हम
उसके जो पहिया होता है ना, या जो स्टैंड होता है, उसको ऊपर उठा दें ताकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट में ना आए, और फिर उसको चलाएं। तो वो चलेगा तो घूमेगा तो, पर वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं भाई, चूंकि आगे नहीं जा रहा, जो लाइन है वो नहीं चल रही है एक्सिस, इसलिए ये प्योर रोटेशन, ठीक है ना। अब मैं बना देता हूं यहाँ पे, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, कोई जरूरी नहीं कि रिंग हो या डिस्क हो, कैसे भी शेप का कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को हमने एक पॉइंट के अबाउट, सपोज कोई कील लगा दी, कोई चीज से इसको दीवार में बांध दिया ताकि ये चल ना पाए, तो ये जो है, ये इसको हम लोग कई बार हिंज कह सकते हैं, हिंज, और कई बार इसी को हम लोग एक्सिस भी कह सकते हैं। ओके, ये कोई भी किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब हिंज कैसे मूव करेगी बेटा, हिंज का मतलब तो होता है ना कि कोई कील ठोक दिया आपने, तो चल ही नहीं सकती। हाँ प्योर रोटी है ना, तो अब कील कहां से चलेगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट है और ये हिंज है, एक्सिस, और ये अब इसको, ये सपोज ऐसे घूम रहा, ऐसे। अब ये जो रिजिड बॉडी है, जो बड़ी बॉडी है, ये बॉडी कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, हम ऐसा मान सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स बनाए हैं। सपोज एक पार्टिकल है 1, जिसका डिस्टेंस सेंटर से r1 है, तो ये जब बॉडी घूमेगी तो ये 1 वाला पॉइंट r1 रेडियस के सर्कल में घूमेगा कि नहीं घूमेगा। इसी तरह से मान लो अगर कोई पॉइंट 2 है, रैंडमली कोई और पॉइंट ले लिया 2, जिसका डिस्टेंस सपोज यहां से r2 है। देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स, वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये जो 2 है, जिसका r2 है, तो जब ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन करेगा तो ये 2 इस तरह से घूम रहा होगा r2 रेडियस में। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, एक पॉइंट कि when any rigid body does pure rotation, then all the points of the body move in a circular path with the axis at the center of the circle। और रेडियस क्या होगा, जो भी पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस होगा वही उसका रेडियस होगा।
ये तो एक पॉइंट हो गया जो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई प्योर रोटेशन में क्या होता है कि हर पार्टिकल एक सर्कल में चलता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये है एक्सिस, बोलो, कोई बात नहीं, सर्कुलर सर्कुलर पाथ मतलब ये नहीं होता कि पूरा सर्कल। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट सपोज रिजिड बॉडी, ये जो रिजिड बॉडी है ये प्योर रोटेशन कर रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो अगर कोई एक पॉइंट यहां है, सपोज पॉइंट नंबर 1, इसका डिस्टेंस एक्सिस से r1 है, तो हम लोग ने अभी अभी देखा है कि ये एक r1 रेडियस के सर्कल में चलती है। तो जब ये घूम रही होगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ ऐसे होगी, सपोज v1। तो वी कैन से दैट v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, r क्रॉस ओमेगा नहीं, r ओमेगा। दूसरा पॉइंट, जो सपोज r2 डिस्टेंस पे है, ये भी सर्कल में घूमेगा, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी परपेंडिकुलर v2। ये v2 क्या होगा, इसी तरीके से कोई और पॉइंट हो v3, तो वो होगा r3 ओमेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन करता है किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उस ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल आर ओमेगा से चल रहा होता है। जहां आर क्या चीज, हर एक का आर अलग है। व्हाट डज दिस आर मीन, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज आर ओमेगा, वेर व्हाट इज आर, आर इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। तो मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, वेलोसिटी इन प्योर रोटेशन। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ओमेगा जो है ना यार, वो नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं, किसी भी बॉडी का ना जो ओमेगा होता है ना, वो उसकी एक मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब उस बॉडी के हर पार्टिकल के लिए ओमेगा होगा। इसलिए होगा क्योंकि ना, जैसे तुम 1 को देखो और 2 को देखो, किसी भी टाइम में जितना एंगल 1 घूमेगा उतना ही एंगल 2 घूमेगा ना, उससे ज्यादा या उससे कम तो नहीं घूमेगा, नहीं घूम पाएगा। सही बात। अगला पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग
प्योर रोटेशन। तो दिस इज अ रिजिड बॉडी। मैं जानबूझ के ना किसी आर्बिट्ररी शेप की बना रहा हूं कि हमारे मन में ये ना आए कि डिस्क है ये या रिंग है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। और ये एक्सिस है, ये ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है। अब दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ many particles। अब मान लो कि सपोज एक पार्टिकल में यहां लेता हूं, इसका मास, भाई पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास तो होगा, इसका मास है सपोज m1 और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो है r1। तो इसकी वेलोसिटी जो v1 होगी, तो v1 को हम लिख सकते हैं ना r1 ओमेगा। तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? हाफ मास है m1 और वेलोसिटी है r1 ओमेगा। क्या ये क्लियर हुआ? हाफ m1 और r1 ओमेगा यानी v1 का स्क्वायर। इसी तरीके से मान लो कोई दूसरा पार्टिकल हो जिसका मास m2 हो और इसका डिस्टेंस यहां से r2 है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर v2 होगी। v2 की जो वैल्यू होगी वो होगी r2 ओमेगा। तो वी कैन राइट k2 एज हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही v3, सपोज कोई तीसरा पार्टिकल है m3, उसका डिस्टेंस r3 है, तो v3 हो जाएगा r3 ओमेगा स्क्वायर। तो k3 को मैं लिख सकता हूं हाफ m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर। फिर चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, और सपोज जो nth पार्टिकल है nth, उसका ये लिख दूं मैं हाफ mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर। अब ये जितने भी पार्टिकल्स, अगर मैं सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूं तो मुझे जो पूरी बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू kn। तो k we can write as हाफ, कॉमन आ गया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करते 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ कॉमन आ जाएगा, मैं भूल ही गया कॉमन लेना। तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। अब यहां पर ये जो टर्म है ना, तो मैथमेटिकल टर्म है और कुछ नहीं। ये जो मैथमेटिकल एम आर स्क्वायर, सारे जितने भी मास है ना उनका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का पहले स्क्वायर किया और फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर दिया। यही किया गया यहाँ पर। ये जो चीज होती है नोन एज आई।
इसका नाम होता है मोमेंट ऑफ, मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर प्लस m5r5 स्क्वायर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मास किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इट इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज सिंपली अ फॉर्मूला। क्या है? इट इज द, अब देखो कैसे डिफाइन करें, इट इज द सम, किसका सम? ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द distance of mass from the axis of rotation. It is the sum of the product of mass and square of the distance of mass from the axis of rotation. मतलब जितने भी mr² होते हैं ना, सबका जब सम कर देते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर स्क्वायर। और जैसे हमने इस पूरे चीज को m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर अप टू mn/n², इस पूरे को I लिख लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी आई कैन राइट एज हाफ I ओमेगा इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन। Now we come to another topic in this. It is so now we come to another topic which is moment of inertia. और भी किसी को लिखना हो तो लिख लो यार। हो गया?
So moment of inertia, the new topic which we are going to study is moment of inertia. As already we have seen, I is mi ri square. I is equal to 1 to n. But we will start with one particle. Suppose this is a particle of mass m, and this is the axis of rotation. अब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हम निकालेंगे. सपोज वो r है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर. हाँ 2D कह सकते. अगर कभी ऐसा m है मास ऑफ द पार्टिकल और r है डिस्टेंस, अब कभी कभी ऐसा होता ये एक्सिस है और पार्टिकल जिसका मास m है वो इस एक्सिस पर ही प्रेजेंट है. केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0. तो हम हमेशा ये लिख लें कि इफ द मास lies on the axis, then moment of inertia is 0. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सपोज ये एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, ये एक और पार्टिकल है, इसका मास है m2. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. तो अगर मैं सपोज यहां पे ओरिजिन बना देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल में x और y. तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा. तो हमको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है. और दोनों मासेस को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है. तो क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, यानी दोनों पार्टिकल्स का, अबाउट द एक्सिस.
सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। स्केलर, हाँ अब देखो, जो m1 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0, और जो m2 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r,0। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए xcm ये होगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, मतलब xcm हो गया ये। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हो गया m2r अपॉन m1 प्लस m2। अब टोटल डिस्टेंस r है और ये m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है m2r अपॉन m1 प्लस m2। अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस होगा r माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2। ये आ जाएगा m1r अपॉन, यहां पे लिखा है 0,0, ओरिजिन पे है ना ये हो जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले ये तो पता चले कि आखिर मास का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से। अब हमें मिल गया कि m1 का कितना डिस्टेंस, m1 का डिस्टेंस है m2r अपॉन m1 प्लस m2, m2 का डिस्टेंस है m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, देखो m1 का कितना होगा, m1 इंटू m1 का कितना डिस्टेंस है, स्क्वायर, प्लस m2 का कितना डिस्टेंस है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आई आएगा m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो इसमें एलसीएम ले लिया m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो अब देखो ये आएगा m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर m2 m1 स्क्वायर r।
अब ऊपर में एक m1 कॉमन ले सकते हैं, m2 कॉमन ले सकते हैं और r स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर आया एक तो m2 प्लस एक आया m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक नीचे स्क्वायर है ना, तो m1 प्लस m2 स्क्वायर और ये m1 प्लस m2 हो गया, तो ये आ गया m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। बोलो। बिल्कुल सही बात है। सही मान मान लें, कुछ भी मान लें अपने, दिया है लाइन, वो है लाइन, एक पार्टिकल यहां दिया, एक पार्टिकल यहां दिया, लाइन कहां दी? ठीक है, क्लियर हुआ? ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, लो लो। अरे अचल सर, क्या हो गया? ग्रुप में है कोई 12 से 12 टीआर 12? मेरे पास TW का 6 है, टीआर का नहीं है 12 के आसपास? TR2 है, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो सिलेबस नहीं हो पा रहा होगा, तो अतुल का फोन आया था। वो तो यार सबके फंस जाते हैं। मैंने अभी रोटेशन कराया है, रोटेशन चल रहा है और 13 दिसंबर को फ्लूइड आ रहा है। ये कह रहा था यार सर से बात करो। हाँ बोलो। अब वैसे तो याद, तो यार देखो आंसर तो याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब एक बार आ चुका है ना, बाई चांस दोबारा आ गया है ना, तो अपन सीधा याद तो कर ही लेंगे, m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज यहां पर सपोज ये लो, हो गया, कॉपी कर लिया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड r के बराबर, इसकी 3 वर्टिसेस पे तीन मास रखे हैं, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है
वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस तो बाहर की तरफ होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द, तीनों का मास m है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट x axis, y axis and z axis। तो क्या करना चाहिए हमें इस सवाल में? सबसे पहले तो सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने चाहिए। जैसे कि ये वाला जो मास, इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0,0। जो ये दूसरा वाला मास है, इसके कोऑर्डिनेट्स r,0 है। और जो तीसरा मास है, इसके कोऑर्डिनेट्स, अब देखो x की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, ये 60 डिग्री है, तो दिस इज r cos 60 यानी r/2। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये होगा r sin 60 यानी r√3/2। इसका x कोऑर्डिनेट r/2 आया और y कोऑर्डिनेट r√3/2 आया। ठीक है, अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट निकालता हूं। देखो, जब आप x के अबाउट निकालें तो आपको हर पार्टिकल का x से डिस्टेंस लेना है। जैसे कि इस पहले मास को देखो, पहले मास को, फर्स्ट मास, ये x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया m इंटू 0²। इस सेकंड मास को देखो, ये भी x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 0² आया। लेकिन अगर इस मास को देखोगे, ये जो मास है तीसरा, तो इसका x से कितना डिस्टेंस है, r√3/2 है, प्लस m इंटू स्क्वायर, तो आई एक्स आ गया m r², √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी तरह से अगर हम आई वाई दें, आई वाई, देखो जो पहला पार्टिकल, दिस फर्स्ट पार्टिकल, ये y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो m इंटू 0²। अगर हम इस सेकंड पार्टिकल को देखें, सेकंड पार्टिकल, तो y एक्सिस जो ये है, ये है y एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा
यानी कितना होगा आर के बराबर, तो हम लिख सकते हैं एम इंटू आर स्क्वायर। और जो तीसरा मास है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, एम इंटू आर बाई टू स्क्वायर। आई वाई आ गया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4, यानी कि 5/4 एम आर स्क्वायर। अब मैं दोबारा से ये ट्राइंगल बना देता हूं। हाँ, अभी आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, फिर मैं आप लोगों को अभी कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अब आई जेड देख लें। देखो ये वाला जो एम मास है ये तो ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, मतलब जेड एक्सिस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, तो एम इंटू जीरो का स्क्वायर। जो ये वाला एम है सेकंड वाला, इसका ओरिजिन से आर डिस्टेंस है, तो एम इंटू आर स्क्वायर। और जो ये वाला है देखो इसका भी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है आर, आई जेड आ गया। ये लो, अब जिसने कॉपी नहीं किया वो कर ले। ये लो, जेड एक्सिस का मतलब होता है सीधा वो पॉइंट से ही डिस्टेंस, ठीक है। सही बात है। पहले एक्स और वाई क्लियर हो गया। जेड में क्या होता है कि जेड मतलब ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज जेड, तो पहला मास तो उस पॉइंट पे रखा है, का तो डिस्टेंस जीरो है। पर जो दूसरा मास है वो उस पॉइंट से कितनी दूरी पर है आर पे ना, तो एम इंटू आर स्क्वायर। और जो तीसरा मास है वो भी इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, पॉइंट से इस पॉइंट से, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है आर ही तो है। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आराम से जो डाउट हो वो पूछो, ठीक है। ये लो, लूंगा यार। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया ना टाइमिंग और कुछ। जूलॉजी की एक्स्ट्रा क्लास है।
अच्छा, अरे यार अभी अभी पे ध्यान दो, जब क्लास होगी तो पता चल जाएगा। क्लियर हुआ ही। अब ये तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स। इसके अलावा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। जैसे सपोज कोई एक रिजिड बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। अब मान लो कोई एक एक्सिस दे रखा है, ये कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक्सिस बॉडी के अंदर ही हो, कहीं भी हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सपोज ये एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो हमें पॉइंट दिख रहा है। हमसे कहा जाता है कि इस कैसा भी हो सकता है केस, तो ये एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट इसके अबाउट घूम रहा है। हमसे कहते हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फुल ऑब्जेक्ट, दिस फुल रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज देयर इज वन पार्टिकल, तो पार्टिकल का मास तो बहुत कम होगा ना, पार्टिकल का मास तो हुआ बहुत कम, डीएम या dm1, और इसका डिस्टेंस एक्सिस से सपोज r1 हुआ, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di1, वो होगा dm1 इंटू r1 स्क्वायर। ऐसे ही जो दूसरा मास है सपोज dm2, उसका डिस्टेंस सपोज r2 है, तो di2 कितना होगा dm2 इंटू r2 स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल का di3 होगा dm3 इंटू r3 स्क्वायर। और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, क्योंकि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए di1 प्लस di2 प्लस di3 प्लस एंड अप टू इंफिनिटी। तो इसको हम लिखना चाहिए जैसे dm1 r1 स्क्वायर है ना, तो r1 स्क्वायर इंटू dm1 प्लस r2 स्क्वायर इंटू dm2 प्लस r3 स्क्वायर इंटू dm3, फिर ऐसे चौथा पांचवा छठवां और टू इंफिनिटी। इसको मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर इंटू डीएम आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डीएम।
यानी कि कभी भी हमें किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो किसी एक्सिस के अबाउट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना चाहिए और फिर एक पार्टिकल का मास जैसे dm होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना चाहिए, वो r होता है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू dm करना चाहिए। दोनों चेंज हो सकते हैं r और dm, ठीक है। अब जैसे इस लॉजिक पे हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं, so we write moment of inertia of a rod about an axis passing through the end of the rod and perpendicular to the rod। मतलब एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि रॉड के एंड से पास हो रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है। देखिए आप, ये है रॉड और ये है एक्स। ये जो रॉड है इस रॉड का मास है और इसकी लेंथ एल है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, व्हाट वी हैव टू डू, मैंने आपको अभी भी बताया था, हम लोगों को एक छोटा सा मास लेना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो एक्सिस है ना उससे x डिस्टेंस दूर एक बहुत छोटी सी, देखो ग्रीन कलर की लेंथ ले ली dx। अब ये जो लेंथ होगी ना dx, इसी लेंथ का मास होगा dm। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर लिखता हूं लेंथ और इधर लिखता हूं मास। सपोज लेंथ l थी तो मास m था। अगर लेंथ 1 मीटर होती तो मास m अपॉन l होता, और अगर लेंथ बहुत कम यानी dx होती तो मास dx होता, और इसी छोटे से मास को हम लोग कहते हैं dm, m अपॉन l इंटू दिस इज dm। अब ये जो मास है ये वाला, आप देखिए कि इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के ही बराबर है ना, तो जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं r, इट इज x ओनली इन दिस केस। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, it should be integration of r square dm। So it should be integration of r square का मतलब x square, dm का मतलब m upon l into dx। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो m बाहर ले सकता हूं, l बाहर ले सकता हूं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। x की वैल्यू कहां से कहां तक, तो स्टार्टिंग तो बिल्कुल यहां से हुई x की,
और एंड यहां पे हुआ, यानी 0 से L तक, तो 0 से L तक, तो I आ गया m/L। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/3, 0 to L। तो ये बन गया m, L की पावर 3/3 और एक L नीचे है, I आ गया mL²। ठीक है, अब आराम से आप कॉपी करिए। भाई आर का मतलब क्या है, तुम ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? ये जो फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले में आर का क्या मतलब था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम ये बताओ, ये जो मास है छोटा सा dm, इसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? बताओ, एक्सिस से दूरी कितनी है उस मास की? कोई बोल ही नहीं रहा। एक्सिस से, एक्स ही तो है, तो इसका मतलब आर एक्स के ही तो बराबर है। ठीक है ना? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हाँ बोलो, नीचे कर दूं?